Munchkins, welcome back to your 30 days challenge on Vedantu Class 9 challenge channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today is your last session of 30 days का challenge जहाँ पे we promise to cover your entire syllabus within 30 days. And yes, literature के लिए आपका last session है, grammar के लिए ongoing चल रही है. Now that is a separate series, Maha Grammar series. So if you haven't prepared for your grammar topics yet, that is the series that you need to watch. जहाँ पे हम एक टॉपिक को उठाते हैं, 1 से 1.5 घंटे के अंदर सारे रूल्स डिस्कस करते हैं. We also discuss some questions and we quiz and we complete the entire topic. So please watch it if you're not watching it. And now guys, coming back to the session, तो भाई आज का ये जो लास्ट सेशन है इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं. We are going to cover the adventures of Toto, Ishwaran the storyteller in the kingdom of fools, Happy Prince, lastly A House is Not a Home, and lastly The Beggar. Now these are all the chapters जो कि moments में से हैं और यही बचे हैं. इसके अलावा हमने आपकी जो Beehive है उसके सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर दिए. हमने द लॉस्ट चाइल्ड भी पिछली बार कवर कर लिया था. सो प्लीज चेक आउट द अदर वीडियोस ऑफ दिस 30 days challenge if you have missed out on any of those chapters. All right then, without any further ado, we are going to dive right into the video. But before that, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज उसके बिना आपके पास ऐसे अमेजिंग वीडियोस के रिमाइंडर्स कहाँ से आएंगे. मूविंग ऑन गाइस, ठीक है. तो फिर लेट्स टेक अ क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन, जिसके बाद हम लोग बस अपनी आगे सेशन अब कंटिन्यू करेंगे. बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है. खुद पे बेसिकली बिलीव करो. जब तक हम खुद पे विश्वास नहीं रखोगे ना कि तुम ये चीज कर सकते हो, तब तक पूरी दुनिया तुम पे कैसे विश्वास करेगी. सो इफ यू हैव दैट फेथ इन योरसेल्फ दैट यू कैन डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स इन योर इंग्लिश एग्जाम, तो भाई, और आप उसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको उससे मिलने से रोक सकती है. और अगर आपको इंग्लिश के साथ साथ बाकी और सब्जेक्ट्स में भी अच्छे मार्क्स चाहिए, तो क्या कर रहे हो यार, अभी तक द्रोणा क्यों नहीं लिया है. और द्रोणा के बारे में नहीं पता है तो हम बताते हैं. इट्स अ बेसिकली रिविजन बैच लॉन्च्ड बाय आवर मास्टर टीचर्स, जहां पे आपके अभिषेक सर, कुलदीप सर, मैं, खुशबू मैम, निकिता मैम, हम सब लोग आपको मिलके 45 डेज के अंदर अंदर रिविजन कराएंगे. जी हाँ, जनवरी 3 से आपका ये बैच शुरू हो चुका है. मेरी क्लास आपको फ्राइडे को मिलने वाली है 7 PM पे. हम बहुत ज्यादा मस्ती, बहुत ज्यादा धमाल करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. So what are you waiting for? Join Drona right now, and the price point is also very low. वैसे so 6,000 है इसका प्राइस, but since you're going to apply the code OTPRO, आपको ये पूरा बैच 3,000 का मिल जाएगा, जहां पे आपसे टीचर से आप 1-to-1 बात कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. If this price point is also high for you, तो इसका एक रिकॉर्डेड वर्जन भी है जहां पे 1,000 में आपको पूरा बैच मिल रहा है. However, वो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं पिछले द्रोणा सेशन की, वहां पे नोट्स, क्वेश्चंस, क्विजेस सब होंगे. Only difference is going to be that the teacher is not going to be present live in front of you. So it's absolutely up to you. What are you waiting for? जल्दी जल्दी जाके खरीदो. इसके स्टेप्स भी बहुत आसान है, मैं आपको बता देती हूँ. देखो, सो यू जस्ट हैव टू गो टू द वीडियो दैट यू आर करेंटली वॉचिंग. जैसे ये वीडियो है, अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाते हैं तो देखो पहला ही लिंक हमें द्रोणा का दे रखा है. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट. इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन हाजिर होगी जिसमें आपको बस नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है, ठीक है. एंड आपको बस बैच खरीद लेना है अपना 3,000 का. यू जस्ट डोंट हैव टू डू एनीथिंग. बस बाय फुल कोर्स पे क्लिक करा, वहां पे कोड ऑलरेडी अप्लाइड है आपके लिए, ठीक है. और OT Pro लग गया है. 3,000 का आपका कोर्स है, आप खरीद सकते हो. अगर आपको ये नहीं खरीदता है तब भी मैं आपको एक मुफ्त की चीज बता देती हूँ, विच इज टेस्ट सीरीज. आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे बच्चों का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा एंड दे वुड बी लुकिंग फॉर गुड सैंपल पेपर्स इन द मार्केट टू प्रैक्टिस फ्रॉम. तो भाई मुफ्त की चीज लो ना, ठीक है. वेदांतु ने आपके लिए हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 सैंपल पेपर्स यानी मॉक टेस्ट पेपर्स भी लॉन्च करे हैं अलॉन्ग विद आंसर कीज एज पर लेटेस्ट CBSE मार्किंग स्कीम एंड सिलेबस. एंड इसके लिए भी स्टेप्स बहुत ज्यादा आसान है. जस्ट गो बैक to the video that you guys are currently watching and description box में दिए गए सेकंड लिंक पर आपको क्लिक करना है. ये टेस्ट सीरीज का लिंक है. once you click on it, आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन खुलेगी जहां पे आपको बस बाय नाउ पे क्लिक करना है. once you click on बाय नाउ, ठीक है, आपको बस अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है and voila, you have all the test papers along with the answer keys. Go ahead,
करो यार, अभी तक नहीं करा है तो किस बात का इंतजार कर रहे हो। कर लिया है तो आई होप आपने फिर वीडियो को भी लाइक कर लिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंड देन विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द डे, दैट इज द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। नाउ दिस इज अ वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, जहां पे हमें पता चलता है कि जो नरेटर है उसके ग्रैंडफादर को एनिमल्स का बहुत ज्यादा शौक है। इतना शौक है कि उन्होंने घर में ही अपना एक पर्सनल जू खोला हुआ है। और एक दिन उनकी नजर पड़ती है टोटो नाम के मंकी पे, जो कि एक टोंगा ड्राइवर के पास था। उन्हें लग रहा था कि ये जो मंकी है ये वहां पे बिलोंग नहीं करता, क्योंकि वो मंकी को ना उस ड्राइवर ने, टोंगा ड्राइवर ने बस ना ऐसे बांध के रखा हुआ था। तो ही जस्ट फेल्ट दैट आई वांट दिस मंकी एट माय होम एंड ही ब्रॉट दिस मंकी फॉर 5 रुपीज। अब मंकी तो खरीद लिया, पर ग्रैंड मदर को ऑलरेडी ग्रैंडफादर की इस आदत से बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो कहीं से भी जानवर उठा लाते थे। तो इसलिए टोटो को उन्हें छुपा कर रखना था। तो इनिशियली जो है टोटो जो है वो एक क्लोजेट में बंद करा गया था नरेटर के, ठीक है। और कुछ देर बाद जब वो वहां पर आते हैं तो क्या देखते हैं, क्लोजेट में जहां से उसे बांधा गया था उसने वो हुक तोड़ दिया है, वॉलपेपर्स फाड़ दिए हैं, ब्लेजर्स की चिथड़े चिथड़े कर दिए हैं। द ग्रैंडफादर ही वाज अम्यूज्ड एट इट, उन्हें गुस्सा नहीं, लाइक वाह कितना शातिर मंकी है, थोड़ी देर और छोड़ते तो शायद यहाँ से रफू चक्कर भी हो जाता। एंड टोटो वाज अ वेरी प्रिटी मंकी एज पर ग्रैंडफादर, ठीक है। उसकी पर्ली वाइट टीथ है, ठीक है, उसकी बहुत मोटी मोटी प्यारी प्यारी आंखें थी। He also had a tail, जो कि ग्रैंडफादर को लगता था कि एक टेल ऐसी चीज है जो कि किसी को भी प्रिटी दिखा सकती है। उस टेल को वो एज अ थर्ड हैंड भी यूज करता था इन ऑर्डर टू पिक थिंग्स अप, ठीक है। अब टोटो जो है उसे क्लोजेट से निकाल के कुछ टाइम के लिए सर्वेंट्स क्वार्टर्स में रखा गया, जहां पे बाकी एनिमल्स भी थे, ठीक है। ही हैड अ टॉर्टोइज, ही हैड अ स्क्विरल्स, ही हैड अ पेयर ऑफ रैबिट्स, ही हैड अ गोट, ठीक है। बट टोटो जो था वो सबको डिस्टर्ब करता था, बिकॉज इट्स अ मंकी एंड उसका नेचर है कि वो शैतानी करेगा, सबको परेशान करेगा ही करेगा, ठीक है। तो टोटो जो है वो ग्रैंडफादर के साथ एक दिन जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रैंडफादर जी को जाना था सहारनपुर अपनी पेंशन लेने के लिए। तो क्योंकि टोटो बहुत ज्यादा परेशान करता घर में, तो टोटो को ना वो अपने साथ लेकर गए। अब ले जाने के लिए भी उन्हें पूरी तैयारी करनी पड़ी थी। तो उन्होंने एक ब्लैक कैनवस बैग चुना, जिसके अंदर उन्होंने टोटो को अच्छे से बंद करा। और वो बैग इतना स्ट्रॉन्ग था कि टोटो ना उसे काट सकता था, ना उसमें से बाहर निकल सकता था, ठीक है। जर्नी अब आराम से गई। जैसे वो स्टेशन पे पहुंचते हैं, टोटो महाशय जी क्या करते हैं, ही पोक्स हिज हेड आउट, अपना सर बाहर निकाल देते हैं और बड़ी प्यारी सी स्माइल टीटी कलेक्टर को देते हैं। और टिकट कलेक्टर जी जो है वो पड़ जाते हैं ग्रैंडफादर के पीछे कि इट इज अ डॉग एंड यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट। ग्रैंडफादर बहुत अच्छी खासी लंबी बहस करते हैं कि भाई साहब नहीं है, वो एक बंदर है, वो एक डॉग नहीं है। बट टिकट कलेक्टर बोलता है देखो जानवर तो है ना, ठीक है, डॉग जितना ही बड़ा है, यू हैव टू पे फॉर इट। तो उन्हें 3 रुपए टोटो के लिए देने पड़ते हैं। टोटो के लिए 3 रुपए का फाइन देने के बाद वो अपना टॉर्टोइस भी बाहर निकालते हैं और पूछते हैं भैया बता दीजिए इसका भी कुछ प्राइस देना है क्या। वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये कुत्ता नहीं है ना, इसे आप आराम से लेके जा सकते हैं। ऑलराइट, सो भाई फास्ट फॉरवर्ड आगे जब बढ़ते हैं, टोटो को जो है एक कंफर्टेबल स्टेबल में रखा जाता है, अस्तबल में। उस स्टेबल में नैना भी रहता था या रहती थी, आई डोंट नो, इसका जेंडर जस्ट बताया नहीं गया है, बट इट वाज अ डॉगी। एंड नैना और टोटो की जिंदगी में कभी नहीं बनी। टोटो जो है नैना को बड़ा परेशान करता, उसके कान खींचता, ठीक है, उसको बड़ा तंग करता था, ठीक है। तो हमेशा ही ना टोटो और नैना में लड़ाई भड़ाई होती रहती थी। अब ऑब्वियसली दादी से छुपा कर रखा गया टोटो को, ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी भर रख सकते हो, इट्स अ मंकी एट द एंड ऑफ द डे। तो कुछ टाइम बाद दादी को पता चल जाता है कि टोटो ही घर में है, एक्सेप्ट भी कर लेती है दादी जी। अब टोटो की एक खास आदत थी, उसे ना गर्म पानी में बाथ लेना बड़ा पसंद था। ही लव्ड कोल्ड विंटर इवनिंग्स में एक अच्छी सी बाथ लेना, ठीक है। वो बड़े प्यार से अपने आप को ब्रश करता था, ठीक है, अपना एंजॉय करता था। और फिर जैसे ही वो पानी से बाहर निकलता था, भाग के ना वो वहां जाता था जहां पे फायर हो, ताकि ही कुड वार्म हिमसेल्फ अप। और इस प्रोसेस में अगर किसी ने उसका मजाक उड़ा दिया तो फिर वो गुस्सा हो जाता था। अब एक बारी की बात है, ठीक है, कि ना दादी जी ने एक पतीला रखा हुआ था, ठीक है, चाय का पानी गर्म करने के लिए। टोटो किचन में एंटर करता है एंड ही सीज दैट बॉइलिंग वाटर। उसे लगता है मेरा नहाने का पानी है, तो मस्त तरीके से पहले अपना एक पैर डालता है, दूसरा पैर डालता है और उसके अंदर मस्त बैठ जाता है और इंजॉय करता है। अब धीरे धीरे पानी उबलने लगता है। वो तो दादी जी देख लेती है, इसलिए टोटो महाशय जी जलते जलते उबलते उबलते उस दिन बच गए।
अब जो टोटो है ना, उसके साथ फैमिली मेंबर्स को एडजस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो कभी प्लेट्स तोड़ दे, कभी कप्स तोड़ दे। एक दिन घर में मेहमान आ रखे थे, सामने पुलाव की प्लेट पड़ी हुई थी, टोटो उस पुलाव की प्लेट से खाने लगता है। दादी जी कमरे में आती हैं, ठीक है, और उसको चिल्लाती हैं, तो वो उनके ऊपर बर्तन फेंकता है और मस्त तरीके से बाहर ना जैक फ्रूट की ट्री के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है और उन सबको चिढ़ाता है पूरे दिन में कि देखो मेरे पास तो पुलाव है, तुम लोग तो खाली हाथ वहां बैठे हो। और पुलाव वलाव खा के लास्ट में बर्तन नीचे फेंक देता है। तो एट द एंड ऑफ द डे दादाजी को जो है टोटो वापस करना पड़ता है टोंगा ड्राइवर को। जो 5 रुपए का वो लेकर आए थे टोटो, वो 3 रुपए का वापस जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत, इतनी ज्यादा लॉसेस एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं सह सकती थी बिकॉज ऑफ अ मंकी। एंड दैट्स वेयर योर एंटायर चैप्टर एंड्स। बहुत ही छोटी सी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ये। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कैरेक्टर स्केचेस बेटा, इसके अंदर ग्रैंडफादर का कैरेक्टर स्केच जो है वो इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपसे बोला जा सकता है कि इनके चाइल्डिश नेचर को हाईलाइट करिए। ठीक है, कि ही वॉज अ एनिमल लवर, तो उसमें आप बता सकते हो कि जिस तरीके से वो दादी से छुपाते हैं, जिस तरीके से टिकट कलेक्टर से डील करते हैं, जब टोटो शैतानियां करता है एंड ही वाज अम्यूज्ड एट इट, तो वो सब कुछ दिखाता है कि हाउ ग्रैंडफादर वाज अ चाइल्ड एट हार्ट। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़े एनिमल लवर थे, इतने बड़े कि उन्होंने घर में एक जू बना रखा था। उनके पास बहुत सारे एनिमल्स थे, एनिमल्स पूछने के लिए भी आ सकते हैं। इसमें से 5 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे आराम से पूछा जा सकता है। फिर उन्हें जो है एनिमल्स के लिए एक अप्रिशिएटिव आई थी, वो एनिमल्स को बहुत सुंदर मानते थे। उन्हें लगता था कि एक टेल जो है वो किसी के भी गुड लुक्स पे ना ऐड कर सकती है, जैसे कि टोटो के लिए करती थी। और उन्हें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती थी जब टोटो जो है वॉलपेपर डिस्ट्रॉय कर देता है, नरेटर का स्कूल ब्लेजर फाड़ देता है। ठीक है, एंड वो बड़े ही स्मार्ट थे, क्योंकि बड़ी चालाकी से टोटो को इधर उधर हाइड भी करते हैं। सरकास्टिक भी थे। क्यों थे सरकास्टिक और विटी? विटी कौन होता है? जो कि एकदम से फराटे से जवाब दे। टिकट कलेक्टर से जब लड़ाई होती है और वो टॉर्टॉइस का जब वो टोटो का पैसा मांगते हैं, तो टॉर्टॉइस दिखाते हैं ना, बोलते हैं इसका भी पैसा ले लो, इस टॉर्टॉइस का तुम तो फिर उसके बाद उनके पास बहुत सारे वैलिड रीजंस थे कि मुझे क्यों चाहिए घर में जानवर। ठीक है, वो हमेशा उस चीज को जस्टिफाई कर सकते थे। ठीक है, एंड दैट्स ऑल अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ठीक है, तो वो तो हो गई हमारी छोटी सी प्यारी सी कहानी। एंड नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट ईश्वरन द स्टोरी टेलर। नाउ गाइस, इफ ईश्वरन द स्टोरी टेलर इज वन चैप्टर दैट इज प्रेजेंट इन योर सिलेबस, लेट मी टेल यू कि आप इसमें से क्वेश्चंस बहुत बहुत आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे शॉर्ट, बहुत सारे लॉन्ग, दोनों टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से बनते हैं। सो मेक श्योर करना कि आप इस चैप्टर को अच्छे से करके जाओ। एंड व्हाइल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर, आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस भी साथ साथ बताती जाऊँ। तो भाई ईश्वरन द स्टोरी टेलर में क्या होता है? ठीक है, एक महेंद्र नाम का लड़का होता है, ही इज अ बैचलर, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, और वो एक जूनियर सुपरवाइजर का काम करता है किसी कंपनी में। इसका मेन जॉब ये होता है कि इसे ना कंस्ट्रक्शन या वर्क साइट पे देखना होता है कि क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है, सुपरवाइज करना है। तो इसकी बहुत ही ट्रांसफरेबल जॉब थी, कभी यहाँ कभी वहां। ठीक है, इसे बहुत ना रिमोट प्लेसेस में भी कई बार रहना पड़ता है। और महेंद्र का एक कुक था जिसका नाम है ईश्वरन। अब ईश्वरन जो था वो इसके लिए एक बहुत बड़े एसेट का काम करता था। क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम हियर एज वेल दैट हाउ वाज ईश्वरन एन एसेट फॉर महेंद्र। सो यू कैन टेल हिम बिकॉज ही यूज्ड टू लुक आफ्टर ऑल द डोमेस्टिक चोर्स, ही वाज अ कुक फॉर हिम, एट द सेम टाइम ही वाज अ बिग सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर हिम एज वेल, बिकॉज वो बहुत अच्छी कहानियां सुनाता था, विच वी आर गोना डिस्कस एट द लेटर पार्ट। अब ईश्वरन जो था ना, उसे तमिल थ्रिलर्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। उसका रोज सुबह उठता था, नहाता था, धोता था, पूरे घर के काम करके वो तमिल थ्रिलर्स पढ़ता था। और उन तमिल थ्रिलर्स की वजह से उसका स्टोरीज नरेट करने का तरीका भी बहुत ज्यादा ना स्पेशल था। हर छोटे से छोटे इंसिडेंट में भी ना वो एक ट्विस्ट ले आता था। ठीक है, जैसे कि वो एक बार बताता है कि एक ना बार वो एक डिजर्टेड रोड पे चल रहा था, मतलब आसपास कोई नहीं था, अंधेरी रात है। ठीक है, ऊपर जो है बस चंद्रमा चमक रहा है और सामने उसे एक बीस्ट दिखाई देता है। ठीक है, एज इफ देयर वाज अ मॉन्स्टर लाइंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो एक बारी को उसे लगता है कि वो तो पीछे मुड़ जाए, भाग जाए, बट देन एज ही अप्रोच्ड इट ही रियलाइज्ड कि वो तो बस एक लॉग ऑफ वुड है। तो सिर्फ एक लॉग ऑफ वुड को डिस्क्राइब करने के लिए भी वो बहुत ज्यादा सस्पेंस ले आता था, एक सरप्राइजिंग एंड रखता था। इन सब की वजह से ही वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। तो ये सारी उसकी क्वालिटीज हैं एज अ स्टोरी टेलर।
एक क्वेश्चन आपका एक और बन सकता है कि व्हाई डिड महेंद्र से दैट ही डिड नॉट नीड एनी टीवी इन हिज हाउस, कि उसके घर में टीवी की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी. इट वाज बिकॉज ईश्वरन वाज मोर एंटरटेनिंग देन द टीवी. ठीक है, ही यूज्ड टू नरेट एवरी डे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज टू हिम. ठीक है, बी इट हॉरर, बी इट सस्पेंस, बी इट थ्रिलर, एंड उसे एंटरटेन करता था. ठीक है, इतने प्यारे तरीके से स्टोरी सुनाता था कि कोई और से इमिटेट भी नहीं कर सकता. तो एक दिन जो है ईश्वरन ना एक टस्कर बोलते हैं बच्चे एलिफेंट को, तो एक एलिफेंट की स्टोरी सुनाता है. नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं दैट हाउ डिड ही कंट्रोल द एलिफेंट एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, तो इस इंसिडेंट को अच्छे से करके जो, तो वो स्टोरी क्या बताता है कि एक दिन इन एलिफेंट जो है टिम्बर यार्ड से, टिम्बर होता है बेसिकली जहां पे लकड़ी वगैरह काटी जाती है फॉर स्टैंडिंग एड, जहां से फर्नीचर्स वगैरह बने. तो टिम्बर यार्ड से एक बार एक एलिफेंट जो है भाग जाता है एंड ही वाज वेरी मैड, ही वाज वेरी एंग्री. और जब कोई एलिफेंट बहुत ज्यादा गुस्से में होता है उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. तो वो इधर उधर भाग रहा था. ठीक है, वो क्रीपर्स यानी बेसिकली बेल, ब्रांचेस, उसके सामने जो भी चीजें आ रही थी उन सबको तोड़ता जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया. अब इवेंचुअली एलिफेंट जो है वो ईश्वरन के स्कूल में आ जाता है. ईश्वरन उस टाइम में बच्चा था एंड ईश्वरन उसके बाकी सारे टीचर्स ना टेरेस से ये सारा खेल देख रहे हैं कि जो नीचे एलिफेंट है वो कितना ज्यादा इधर उधर हड़कंप मचा रहा है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करता जा रहा है. ऑल ऑफ अ सडन ईश्वरन क्या करता है, वो अपनी टीचर की ना स्टिक लेता है, नीचे जाता है और एलिफेंट के थर्ड टोनेल पे उससे मारता है. एंड एज सुन एज ही हिट्स द एलिफेंट, एलिफेंट जो होता है वो शिवर करके नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है. सो दिस इज हाउ ही कंट्रोल्ड द एलिफेंट. ठीक है, तो भाई इस पॉइंट पे महेंद्र बोलता है अरे ऐसे कैसे तुमने एलिफेंट को कंट्रोल कर दिया. तो ईश्वरन बोलता है उसने ये कराटे या जुजुत्सु नाम के एक ट्रिक की वजह से करा. इट्स अ जापानीज आर्ट जिसके बारे में उसने एक बुक में पढ़ा था. तो जुजुत्सु और कराटे जो होता है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके किस पे, नर्वस सिस्टम पे आता है. ठीक है, तो इसकी वजह से वो उस एलिफेंट को कंट्रोल कर पाया था, वो बेहोश हो गया एंड उसके बाद सारी चीजें सॉर्ट हो गई थी. तो इस स्टेटमेंट से, उसके इस पूरे इंसिडेंट से हमें ये भी पता चलता है कि वो ब्रैग भी बहुत ज्यादा करता था. ठीक है, उसका एक बोस्टफुल नेचर भी था ईश्वरन का. ईश्वरन का कैरेक्टर स्केच, ईश्वरन के छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड गाइस. मूविंग ऑन, फिर एक दिन ईश्वरन जो है महेंद्र को उस प्लेस के बारे में बताता है किस्सा. ठीक है, अब ये किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है गाइस. वो उसे बोलता है कि ये जो फैक्ट्री है ना वो एक बरियल ग्राउंड यानी कि एक कब्रिस्तान पे बनी हुई है. एंड इन द मिडल ऑफ अ नाइट, ठीक है, उसने यहाँ पर एक घोस्ट को भी स्पॉट करा है कि वो बहुत ब्रेव है इसलिए वो डरा नहीं. अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बेटा बन जाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस फीमेल घोस्ट. ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है. आई एम टेलिंग यू दिस चैप्टर इन योर सिलेबस, प्लीज एक्सपेक्ट अ 3 मार्कर, 6 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन डेफिनेटली, बहुत सारे बनते हैं. तो बोलता है कि जो ये हॉरिबल घोस्ट है दैट इज अ वुमन, इट इज अ फीमेल एंड इट हैज मैटेड यानी बिल्कुल चिपटे हुए बाल हैं. ठीक है, ड्राइड अप फेस है उसका, बिल्कुल सुखड़ा हुआ चुसे हुए आम जैसा फेस है. ठीक है, एंड इट इज वेरी अगली टू लुक एट, बहुत ही अगली लुकिंग क्रीचर है. एंड इट हैज अ फीटस, फीटस क्या होता है बच्चा, इट इज एन अनबॉर्न बेबी. ठीक है, उसके हाथ में एक अनबॉर्न बेबी भी है. तो बहुत ही डरावनी सी पिक्चर है इस वुमेन की. तो महेंद्र जो था ना, ठीक है, वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान था. तो ऊपर ऊपर से तो वो ये दिखाता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बोलता है कि ये सब तुम्हारा वहम है. ठीक है, ऐसी स्टोरीज जो तुम क्रिएट करते रहते हो ना उसी की वजह से तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है. बट इनसाइड ही वाज स्केयर्ड टू डेथ. उसके बाद से हर रात जो है वो बहुत ही अनईजी फील करता था. ठीक है, एवरी नाइट उसे ऐसा लगता था कि शायद आज मुझे डार्कनेस में कोई मूवमेंट दिखाई देगी. ठीक है, मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ हो सकती है. तो एक दिन महेंद्र को क्या है, ठीक है, कुछ आवाजें आती हैं. ठीक है, वो बाहर चांदनी रात थी और उसे चांदनी रात में बाहर झांकना बहुत पसंद था. बट स्टिल ही वाज वेरी स्केयर्ड टू लुक एट इट बिकॉज ठीक है उसे लगा उसे वो भूत ना दिख जाए. और एकदम से ही कुड हेयर सम वॉइसेस. तो इनिशियली उसे लगता है कि शायद वो एक कैट की आवाज है. बट जो आवाज थी वो इतनी ज्यादा होर्स यानी कि इतनी ज्यादा, जैसे बोल सकते हैं ना, एक मेल वाले फॉर्म में थी कि उसे लगता है कि ये आवाज जो है वो एक बिल्ली की नहीं हो सकती. एंड व्हेन ही जस्ट बेसिकली
पीप्स आउटसाइड, बाहर एक बार झांक के देखता है तो उसे क्लाउडी फॉर्म, एक शैडो दिखाई देती है जिसके हाथ में कुछ बंडल सा हो। अब उसे लगता है ये वही भूत है, और उसके बाद वो एकदम से उसके पसीने छूट जाता है, वो हाफने लगता है, एंड वो सोचता है नहीं 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 नहीं, मेरे दिमाग की शायद कोई ट्रिक है, एंड वो बस सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग महेंद्र ना ये पूरा इंसिडेंट भूल चुका होता है। सो जैसे ही वो ईश्वरन को देखता है, ही वॉज ऑल नॉर्मल अबाउट इट। ठीक है, तो ईश्वरन बोलता है कि आपको कल रात को वही आवाज आई थी ना जो मैंने आपको बताई थी, मैं आपके रूम में आया था, यू सॉ द सेम घोस्ट ना। एंड दैट इज व्हेन महेंद्र वाज लाइक, ओह माय गॉड, इट वाज नॉट अ ट्रिक प्लेड बाय माइंड, इट वाज एक्चुअली अ रियल घोस्ट दैट आई सॉ। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या था, महेंद्र सीधा अपने ऑफिस भागता है और अगले मॉर्निंग अपने पेपर्स देता है, रेजिग्नेशन देके वहां से भाग जाता है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टोरी वेयर ईश्वरन का एक सुपरस्टिशन कह लो, ईश्वरन का एक वहम कह लो, या इवन इफ इट वाज अ रियल घोस्ट स्टोरी, महेंद्र को उसकी जॉब छोड़ने पे मजबूर कर देता है। एंड गाइस देयर वाज वन मोर थिंग अबाउट ईश्वर। ईश्वर जो था ना, वो एक बहुत जुगाड़ू इंसान भी था। ठीक है, जुगाड़ू बोले तो कि वो कहीं पर भी जो है रिमोट से रिमोट एरिया में भी खाने वगैरह की चीजें ले आता था और मस्त उसके लिए पूरा ऊपर डिनर प्रिपेयर करके रखता था। बिकॉज जो ये विलेज भी था ना, ये बहुत ही रिमोट एरिया में लोकेटेड था, बट स्टिल विद इन एन आवर ऑफ रीचिंग देयर वो अच्छा खासा लंच प्रिपेयर कर लेता है। नहीं कहाँ से सारे इंग्रेडिएंट्स ले आता है। सो नाउ लेट्स लुक एट द कैरेक्टर स्केचेस। कैरेक्टर स्केचेस आर सुपर इंपॉर्टेंट। सो ईश्वरन की बात करी जाए तो वो महेंद्र का कुक है। ही इज लाइक एन एसेट टू हिम। वी हैव डिस्कस कि एसेट क्यों है, उसके साथ बहुत लॉयल है, डेडिकेटेड है अपने मास्टर के लिए, और अनकंप्लेनिंगली उसे हर जगह फॉलो करता है। वो कभी भी कंप्लेन नहीं करता कि हम इतनी ज्यादा मूव करते रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर बहुत बढ़िया एबिलिटी है टू इम्प्रोवाइज कुकिंग मटेरियल एंड कुक डिलिशियस डिशेस। लाइक आई टोल्ड यू, कहीं पर भी हो, कितना भी बियामान जगह क्यों ना हो, वो उसके लिए बढ़िया खाना बनाता था। फिर उसे अपनी जॉब बहुत पसंद थी ईश्वरन को। ठीक है, और वो बिल्कुल आइडल खाली नहीं बैठता था। ठीक है, रिलीजियस था, बिकॉज वेन एवर ही यूज टू टेक अ बाथ, वो एक प्रेयर मटर करता था। ठीक है, कुछ ना कुछ मंत्र जाप करता रहता था। उसे तमिल थ्रिलर्स का बहुत ज्यादा शौक था। ठीक है, तो इसकी वजह से वो एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी टेलर भी था। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी सुनाता था। अपनी स्टोरीज में सस्पेंस, सरप्राइज एंड करता था, ऐड करता था, छोटा से छोटा इंसिडेंट भी उसे इंटरेस्टिंग बनाना आता था। तो इसके लिए वो टीवी से भी ज्यादा एंटरटेनिंग था फॉर महेंद्र। ठीक है, all of these pointers can be added to Ishwaran's character sketch. Now if we talk about Mahendra, तो महेंद्र जो है, he is a junior supervisor, अनमैरिड है और एक सिंपल आदमी है। वो एक डिसिप्लिन मैन है। उसका रोज का एक प्रॉपर रूटीन होता है कि रोज जल्दी उठना है, नाश्ता करना है और अपना खाना लेकर काम पे निकल जाना है। उसे ईश्वरन के कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक था। उसे लगता था ईश्वरन मेरे लिए बहुत बड़ा एसेट है, क्योंकि वो हर जगह उसके लिए अच्छे से खाना बनाता है, उसके घर का ध्यान रखता है। वो एक बहुत अच्छा लिसनर भी है महेंद्र, क्योंकि वो ईश्वरन की स्टोरीज के लिए एक परफेक्ट ऑडियंस था। वो कभी उसे इंटरप्ट नहीं करता था। इवन व्हेन ही वाज एग्जैजरेटिंग, बढ़ा चढ़ा के भी जब वो स्टोरी सुनाता था तब भी वो उसे नहीं बोलता था ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। और वो बहुत ही क्यूरियस इंसान था, क्योंकि उसे हर डिटेल जानने का शौक होता था। ठीक है, उसके अलावा महेंद्र जो है वो एक रैशनल मैन, यानी कि एक प्रैक्टिकल इंसान भी था। उसे सुपरस्टिशंस में बिल्कुल बिलीव नहीं था, उसे घोस्ट और स्पिरिट्स में विश्वास नहीं था। ठीक है, बट जब वो ईश्वरन की बात सुनता है तो उसके बाद वो भी घोस्ट की कहानियों से इन्फ्लुएंस होकर उस पर बिलीव कर लेता है। लास्टली एक बहुत ही काइंड हार्टेड मास्टर है। ठीक है, ईश्वरन को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। Alright, so that's all about Mahendra over here. Now moving on to In the Kingdom of Fools, guys. Now this is also a very interesting and a funny chapter. मतलब अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा, आपको बहुत हंसी आई होगी कि इस चैप्टर में बेसिकली हुआ क्या है। तो इन द किंगडम ऑफ फूल्स, एज द नेम सजेस्ट, ये एक फूल्स के किंगडम की कहानी है। ठीक है, और एक फुलिश किंग जो है उस किंगडम को चलाता है। तो एक दिन उस फुलिश किंगडम में एक गुरु और उसके डिसाइपल यानी उसका फॉलोअर आते हैं। ठीक है, और वो जो है पूरे किंगडम में जब पूरे दिन में घूमते हैं, उन्हें क्या दिखाई देता है कि पूरा का पूरा राज्य जो है वो रात को सोता है, सॉरी रात को जागता है और दिन में सोता है। क्यों? क्योंकि राजा जी के ऑर्डर्स हैं कि आप सब लोग दिन में सो और रात को काम करो, और अगर किसी ने ये कहा नहीं माना तो उसको बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलती है, मार दिया जाता है। इतना उसका डर था, भय था कि जानवर तक दिन में सो रखे थे भाई, वो भी रात को ही चरने जाते थे। और एक और चीज थी, उस पूरे के पूरे किंगडम में सारे फूड आइटम, मतलब वो महंगी से महंगी कोई भी चीज खरीद लो, सब कुछ 1 डूडू की मिलती थी। नाउ दिस इज बेसिकली करेंसी ऑफ दैट किंगडम।
अब ये सब देखकर गुरुजी का दिमाग जो है वो ठनक जाता है। वो बोलता है कि ये तो सारा किंगडम्स जो है फूल्स का राज्य है, ठीक है, मैं कहाँ बेसिकली बेवकूफों के राज्यों में फंसा हुआ हूँ। उसे लगता है ये तो बहुत ही डेंजरस है कि अगर आप फूल्स के आसपास रहोगे तो वो आपके लिए भी डेंजरस है। ही इज लाइक मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। बट डिसाइपल जो होता है ही चूजेस टू स्टे ओवर देयर। वो बोलता है कि भाई नहीं, मैं तो यहाँ से नहीं जा रहा, कितनी मस्त जिंदगी है मेरी यहाँ पे, सब कुछ कितना चीप है, सब कुछ कितना बढ़िया है, आई एम गोइंग टू स्टे। तो गुरु जी जो है उसे बोलते बेटा तुम किसी दिन इस बात को रिग्रेट करोगे, और ये बोल के वहां से चल पड़ते हैं। तो डिसाइपल जो है वो तो वहां पर रहकर मस्त तरीके से ना हट्टा कट्टा हो जाता है, क्योंकि वो मस्त खाना पीना खाता था, आराम करता था। एक दिन की बात है, एक आदमी जो है एक राजा के पास जस्टिस मांगते हुए आता है कि राजा जी मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। उसके साथ हुआ क्या था कि उसका भाई जो है, ठीक है, वो एक चोर था, और वो इस चोरी को एंशियंट ट्रेड बोलते हैं, मतलब हमारा खानदानी बिजनेस है ये चोरी का। तो बोल रहे हैं कि वो अपना खानदानी बिजनेस करने मेरा भाई जो है एक मर्चेंट के यहाँ पर गया, और चोरी करते टाइम उसके ऊपर उस मर्चेंट की घर की दीवार गिर गई, जिसकी वजह से वो मर गया। तो मेरा भाई तो अपना काम करते में मरा है, जिसके साथ गलत हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि मर्चेंट को बेसिकली सजा मिलनी चाहिए। अब किंग जो था वो तो फुलिश था, वो बोलता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात तो सही है, जो डेड एनिमल है वो थोड़ी क्रिमिनल है, क्रिमिनल तो वो इंसान है जिसकी वजह से उस चोर की मौत हुई है। तो भाई क्या था, फिर उस मर्चेंट को वहां पर बुलाया जाता है कि भाई मर्चेंट साहब देखिए आपके यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप तो यहाँ पे दोषी हैं। तो मर्चेंट साहब जो है, ठीक है, वो बोलते हैं, अब ये पूरी कहानी बनती है, मर्चेंट बोलता है कि मेरे फादर ने ये बॉल बनवाई थी, तो इसमें फॉल्ट किसकी है, बेसिकली मेरे फादर की है। अब फादर तो क्योंकि डेड है, तो जिसने वॉल बनाई थी अब उसको बुलाया जाएगा। तो द पर्सन हु हैज बिल्ट द वॉल, ठीक है, मैन हु बिल्ट द वॉल, जब उसे बुलाया जाता है, बोलता है कि हाँ हाँ वॉल मैंने ही बुलाई थी, ठीक है, एंड हाँ मुझसे गलती हुई है कि मैंने वॉल ढंग की नहीं बनाई, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाई, पर इसमें मेरी गलती नहीं है। इसमें मेरी गलती क्यों नहीं है, क्योंकि उस दिन एक डांसिंग गर्ल जो है अपनी पायल पहन के रोज रोड से ऊपर नीचे जा रही थी, जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, और उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से वॉल जो है वीक बनी है। अब डांसिंग गर्ल जो है बेसिकली वो बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं ऊपर नीचे उस दिन जा रही थी, पर मेरी गलती नहीं है इसमें, मैं उस दिन इतना ज्यादा ऊपर नीचे इसलिए जा रही थी क्योंकि मुझे सुनार से, ठीक है, सुनार बेसिकली उसको हम क्या बोलेंगे, गोल्ड स्मिथ, ठीक है, मुझे गोल्ड स्मिथ से काम था, मैंने उसे कुछ अपनी ज्वेलरी दी थी बनाने के लिए, बट वो मुझे बहुत चक्कर लगवा रहा था, इसकी वजह से मैं ऊपर नीचे जा रही थी। तो अब गोल्ड स्मिथ को पकड़ के लाया जाता है। अब गोल्ड स्मिथ बोलता है कि हाँ जी बिल्कुल मैंने डांसिंग गर्ल को बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस दिए, उसमें मेरी गलती है, बट वो एक्सक्यूजेस मैंने इसलिए दिए क्योंकि ये जो मर्चेंट है इसके यहाँ पे शादी थी, ठीक है, और इसके फादर ने मेरे पे प्रेशर बनाया हुआ था कि जल्दी से जल्दी तुम मुझे ज्वेलरी बना के दो। तो दोबारा से पूरा का पूरा ब्लेम किस पे आ जाता है, फादर पे। बट फादर तो डेड है ना, फादर तो उस दिन फादर तो है ही नहीं, तो फादर क्योंकि डेथ हो रखी है, तो वो बोलते हैं जो इनका बेटा है ही इज द रियल कल्प्रिट। क्यों, क्योंकि बेटे ने जब अपने पापा की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है, तो अपने पापा के सारे पाप भी यही इनहेरिट करेगा, तो उस अपने पापा के पापों की सजा जो है अब बेटे को दी जाएगी। तो दिस इज द होल स्टोरी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या से क्या स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले मर्चेंट को बुलाया गया, मर्चेंट ने बोला मेरे पापा ने बॉल बनवाई, पापा की डेथ हो गई थी तो उसे बुलाया गया जिसने बॉल बनाई। बिल्डर ने बोला किसकी गलती है, डांसिंग गर्ल की, जिसने उसे डिस्ट्रैक्ट करा। डांसिंग गर्ल ने बोला गोल्ड स्मिथ की गलती है, जो उसे एक्सक्यूजेस दे रहा था। गोल्ड स्मिथ ने अगेन मर्चेंट के फादर की गलती बताई, क्योंकि उन्होंने उसे प्रेशराइज कर रखा था कि ज्वेलरी जल्दी बताओ। दोबारा से ब्लेम किस पे आता है, फादर पे। फादर डेड है इसलिए उनके बेटे को सजा मिलेगी, क्योंकि उन्होंने ही उसकी प्रॉपर्टी भी इनहेरिट करी है, तो उसके पापों की सजा भी वही सहेगा। सो भाई फादर तो है नहीं, तो उसके बेटे को एग्जीक्यूट करा जाना है, क्योंकि डेथ तो हुई है, सजा तो किसी को मिलेगी मिलेगी। तो अब एग्जीक्यूशन के लिए जो है एक स्टेक बनवाया जाता है बेसिकली, जहां पे उसका गला काटा जाए और उसकी मौत हो जाए। अब वो स्टेक बनाते हैं, नया था, बट जब मर्चेंट को एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो क्या पता चलता है दैट मर्चेंट
is too thin to be killed by the stake. मर्चेंट इतना पतला है कि इसकी गर्दन जो है स्टेक में बहुत ही छोटी पड़ रही है, तो वो तो कटेगा ही नहीं। अब स्टेक में किसी ना किसी की तो डेथ होनी है, क्योंकि गलती हुई है, किसी ना किसी को सजा मिलेगी। तो फुलिश किंग अपने मेन को ऑर्डर्स देता है कि तुम एक ऐसे फैट पर्सन को ढूंढ के लाओ जिसे हम मर्चेंट की जगह मार सके। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दवारा, जिसकी गलती है भी नहीं, उसे सजा मिलेगी। तो सारे के सारे लोग जब मिनिस्टर्स वगैरह घूमते हैं तो उनकी नजर पड़ती है डिसाइपल पे, जो अब अच्छा खासा फैट हो रखा है, क्योंकि वो वहां पे मस्त खाता पीता आराम करता था। तो सारे के सारे आदमी उसको उठा के ले आते हैं और बोलते हैं कि इस इनोसेंट आदमी को अब हम स्टेक पे मारेंगे। वो बोलते हैं मेरी गलती क्या है भाई? तो बोलते हैं ये पूरा किस्सा है, अब देखो मर्चेंट तो जा नहीं रहा, तुम जाओगे उसकी जगह। अब यहाँ पर डिसाइपल अपना माथा पीटता है कि हे रब्बा, कहाँ फंस गया मैंने तो कुछ करा भी नहीं। तो अपने गुरु को याद करता है कि गुरुजी मेरी हेल्प करो। अब गुरु जी जो थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही विजडम वाले इंसान थे, उनके पास बहुत सारी पावर्स भी हैं। तो वो सब कुछ उन्हें पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। वो वहां पर प्रेजेंट आ भी जाते हैं अपने डिसाइपल की मदद करने। पहले तो डिसाइपल को डांटते हैं, ठीक है, कि बेवकूफ, तुझे मैंने कब पहले ही बोला था, बट तूने मेरी बात नहीं मानी ना, पर चलो कोई नहीं, तुझे मैं बचाता हूँ। तो गुरु जी जो हैं उसके डिसाइपल के कानों में कुछ विस्पर करते हैं, कुछ फुसफुसाते हैं, और फिर किंग से लड़ने लगते हैं कि पहले स्टेक पे मैं मारा जाऊंगा, ठीक है। ये सुनते ही डिसाइपल भी आगे आता है, बोलता है कि नहीं 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 नहीं, पहले तो मैं मारा जाऊंगा, देखो गलती तो मेरी है, मैं मोटा हूं ना, ठीक है। तो किंग अब ये देखकर बड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है। वो बोलता है कि तुम दोनों मरने के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हो, दैट हु शुड बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, व्हाई यू गाइस आर फाइटिंग ओवर दिस इज वेरी स्ट्रेंज। तो भाई गुरु बोलता है, ठीक है, कि देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना प्लीज मुझे मारो। तो किंग बोलता है नहीं नहीं, पहले आप मुझे बताओ कि रीजन क्या है। तो गुरु जो है उसे बताता है कि देखो ये जो स्टेक है ना, दिस इज द स्टेक ऑफ जस्टिस, ठीक है, और ये स्टेक पे जो है भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। तो जो भी इस स्टेक पे सबसे पहले मारा जाएगा ही वुड बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ दैट कंट्री, कि वो उस कंट्री का किंग बन के दोबारा से जन्म लेगा। और जो इस पे दूसरा मारा जाएगा इंसान, वो इस पूरे किंगडम का मिनिस्टर बनेगा अगले जन्म में। अब ये सुनते ही किंग जो है वो बोलता है एग्जीक्यूशन अभी खत्म करो तुम, मैं अपना किंगडम ऐसे कैसे किसी और के हाथ में जाने दूं। तो रात को अपने मिनिस्टर से सलाह वलाह करके ये लोग क्या करते हैं कि अपने जो है ये गुरु और डिसाइपल को वहां से छुड़वा देते हैं, और अपने आप ऐसे कपड़े वपड़े पहन के, चोला वोला पहन के वहां पे चले जाते हैं। और किंग पहले ही ऑर्डर दे देता है वहां पे सिपाहियों को कि देखो जो बंदा पहले आएगा पहले तुम उसको मारो, जो दूसरा बंदा आएगा उसे तुम दूसरे उसमें मारना विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। तो उन्होंने गुरु और डिसाइपल को भगा दिया और अपने आप उसकी जगह ले ली, ताकि अगले जन्म में भी, ठीक है, वो ही इसके किंग, इसी किंगडम के किंग और मिनिस्टर बन के जन्म ले। तो फिर ये दोनों बारी बारी से आते हैं और इन दोनों को मार दिया जाता है एज वर द ऑर्डर्स ऑफ द किंग। अब अगले दिन जब जनता देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है कि अरे हमारे तो किंग और मिनिस्टर की डेथ हो गई, एंड दे वर वेरी सैड अबाउट द फैक्ट कि अरे 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 अब क्या होगा, ठीक है, हमें तो एक राजा चाहिए ना हम पर राज करने के लिए। तो वो जो किंगडम के लोग थे वो गुरु जी को रिक्वेस्ट करते हैं और डिसाइपल को रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज आप ही यहाँ के किंग और मिनिस्टर बन जाओ। तो डिसाइपल तो बड़ी आसानी से मान जाता है, और फिर गुरु जी को थोड़ा सा कन्विंस करने में टाइम लगता है, बट वो भी मान जाते हैं। बट गुरु की एक कंडीशन थी कि देखो मैं इस किंगडम में तभी राज करूंगा अगर हम दोबारा से नॉर्मल किंगडम्स की तरह रहेंगे, जहां पे दिन दिन होगा, रात रात होगी, ठीक है, सारे के सारे आइटम्स की कॉस्ट एक नहीं होगी। दैट वाज द डे। उसके बाद गुरुजी वहां के किंग बन गए और सारा का सारा जो ये राज्य था फुलिश लोगों का वो खत्म हो जाता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द एंटायर चैप्टर, जहां पे हमें पता चलता है, ठीक है, कि फुलिश लोग जो हैं आपके लिए कितने ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, उनकी कंपनी भी आपके लिए डेंजरस है, ठीक है। सो अगर आपके पास विजडम है, अगर आपके पास इंटेलिजेंस है, ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों के आसपास नहीं रहना चाहिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टर स्केचेस, तो गुरुजी जो थे वो बड़े ही वाइज और इंटेलिजेंट थे, ठीक है, उन्हें दुनिया की बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग थी, सोच समझ थी, ठीक है, वो एक बहुत अच्छे टीचर और मेंटर भी थे, ठीक है। वो जो है अपने डिसाइपल, अपने फॉलोअर को अच्छी टीचिंग्स देते हैं, उसके हेल्प भी करते हैं, बहुत ही पेशेंट थे, काम थे, कंपोज्ड थे, किसी भी सिचुएशन पे अपना आपा नहीं खोते हैं, ठीक है। वो जो है ही हैड अ नैक फॉर एनालाइजिंग सिचुएशंस एंड ऑफरिंग इंसाइटफुल एडवाइस, मतलब
वो सिचुएशंस को बहुत जल्दी समझ जाते थे कि इसमें क्या करना चाहिए। इनिशियली वो भाग जाते हैं, दूसरे टाइम वो बहुत इजीली एक प्लान बना लेते हैं। वो बहुत अच्छी उनकी सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, वो चीजों को बहुत डीपली ऑब्जर्व करते थे। एंड ही हैज द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द सुपरफिशियल, मतलब बाहर से जो चीजें दिख रही है ना, वो उसके बियॉन्ड भी चीजें देख सकते हैं। कि वो ये देख पा रहे थे उस किंगडम में सब चीजें सस्ती तो हैं, बट इसका आगे जाकर क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो वो बहुत दूर की सोचते थे। डिसाइपल की बात करें तो ही वॉज अ यंग बॉय, बहुत ही क्यूरियस था, ठीक है। अटेंटिव डिमीनर, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो बहुत अटेंटिव था। वो अपने गुरुजी की बातें मानता था, ठीक है, बट वो इधर उधर ना भटक भी जाता था। अपने गुरु का बहुत लॉयल फॉलोअर था, डेडिकेटेड था। ही वॉज नाइव, भोला, इनएक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से उससे गलतियां हो जाती, बिकॉज उसके पास नॉलेज नहीं थी। वो अपने गुरु जी को उनकी जर्नी पे फॉलो करता है, किंगडम ऑफ फूल्स पे चला जाता है, और वहां पर जो है फुलिश विटनेस करता है, क्योंकि वो वहां रहने का डिसाइड करता है। गुरु जी से डिफरेंट था, क्योंकि वो खाने के लिए लालच रखता था, जिसकी वजह से वो किंगडम में रहता है और बाद में ट्रबल में भी पड़ जाता है। right now guys, we are done with in the kingdom of fools as well, and now it's time for an emotional chapter। मतलब अभी सारा हमने फन कर लिया ना, जहाँ पे हमने द एडवेंचर्स ऑफ टोटो करा, हमने द किंगडम ऑफ फूल्स करा। now the chapter that we are going to do, ये थोड़ा सा इमोशनल साइड पे है। फिर चाहे हम हैप्पी प्रिंस की बात करें, फिर चाहे हम हाउस इज नॉट अ होम की बात करें, बेगर की बात कर ले, या फिर लास्ट लीफ की बात करें, थोड़े से इमोशनल साइड पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हैप्पी प्रिंस को डिस्कस करते हैं। तो भाई हैप्पी प्रिंस में बेसिकली क्या होता है, एक प्रिंस था जो बहुत हैप्पी रहता था, तो इसलिए उसका नाम हैप्पी प्रिंस पड़ गया, क्योंकि पूरी जिंदगी बड़ा खुश रहा है। तो उसकी डेथ के बाद क्या होता है, उसका एक स्टैचू बनाया जाता है, एक पेडिस्टल पे डाल के, ठीक है। एक यानी बेसिकली पेडिस्टल इज लाइक अ स्टेज काइंड ऑफ थिंग, पोडियम टाइप का छोटा सा, जिसके ऊपर उसका एक स्टैचू बनाया जाता है और टाउन के मिडिल में लगा दिया जाता है। अब उसके पूरे स्टैचू को गोल्ड से कवर करा जाता है, उसकी आंखों की जगह दो प्यारे प्यारे सफायर्स यूज करे जाते हैं। उसकी जो स्वॉर्ड थी, उसके हैंडल में एक रूबी लगाई जाती है। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट, ठीक है। अब वो वहां से प्रिंस जो है वो अपने आसपास की सारी जगह देख सकता था। उससे रियलाइज होता है कि लोगों के जीवन में कितनी पावर्टी है, कितनी मिजरी है, कितना दुख है, कितना दर्द है। तो ये हैप्पी प्रिंस जो था, अब वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी रहने लग गया था। ही वॉज वेरी सैड, और वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करता था, उस चीज पे रोता था। क्यों? क्योंकि अब तो वो एक स्टैचू है, वो किसी की मदद नहीं कर सकता था। जब तक जिंदा था उसे इन चीजों का अता पता भी नहीं था, क्योंकि वो एक प्रिंस था। अब एक दिन हैप्पी प्रिंस वाली जगह पे क्या होता है, एक स्वॉलो आता है। स्वॉलो इज काइंड ऑफ अ बर्ड, ठीक है। वो सिटी से जा रखे उसे इजिप्ट जाना होता है अपने दोस्तों से मिलने, क्योंकि सर्दी आने वाली थी, तो इजिप्ट में गर्मी होगी, मस्त मौसम होगा। तो एक रात के लिए वो डिसाइड करता है कि वो हैप्पी प्रिंस वाली जगह पे रुकेगा। तो इधर उधर घूम के वो सोचता है कि मैं शेल्टर लेने के लिए इसी स्टैचू के नीचे सो जाऊंगा आज, पैरों के नीचे। तो मस्त वहां पे बैठा होता है, और एकदम से उसके ऊपर पानी टपकता है, पानी की बूंद, फिर दूसरी बूंद टपकती है। वो ऊपर देखता है कि बोलता है अरे आसमान तो साफ है, पर पानी फिर कहाँ से आ रहा है। एंड दैट इज व्हेन ही रियलाइज द प्लाइट, प्लाइट यानी दुख, मिजरी ऑफ द प्रिंस, की प्रिंस का क्या कष्ट है, पीड़ा है, वो रो रहा है। तो वो हैप्पी प्रिंस से रिक्वेस्ट करता है, बोलता है कि भाई बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तो उसे पूरा किस्सा विस्सा बताता है। तो जो ये प्रिंस होता है वो बोलता है कि बर्ड सुनो, क्या तुम मेरे मैसेंजर बन के आज रात के लिए मेरी हेल्प करोगे। तो इस बात पे बर्ड बोलता है अरे तुम क्या बात कर रहे हो भाई, कल मुझे इजिप्ट के लिए निकलना है, आई कैन नॉट हेल्प यू आउट। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, और बाद में स्वॉलो जो है वो मान जाता है। तो उसके बाद हैप्पी प्रिंस उसे बोलता है कि दूर मुझे ना एक सीमस्ट्रेस दिखाई दे रही है, और वो सीमस्ट्रेस जो है बहुत पुअर है, ठीक है। उसे बॉल के लिए क्या बोलते हैं, प्रिंसेस की मेड का जो है, मेड ऑफ ऑनर का एक गाउन बनाना है, ठीक है। एंड उसका बेटा जो है वो बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है, उसको फीवर हो रखा है, एंड वो ऑरेंजेस मांग रहा है, बट वो सीमस्ट्रेस क्योंकि बहुत पुअर है, वो उसे सिर्फ रिवर वाटर दे सकती है। तो वो उसे बोलता है कि प्लीज तुम मेरा रूबी स्टोन ले जाओ मेरी स्वॉर्ड से, और जाके उस सीमस्ट्रेस को दे आओ। तो स्वॉलो जो है वो वहां पे जाता है, सीमस्ट्रेस सो रखी होती है, वो चुपके से रूबी जो है वहीं पर रख देता है, और उस बच्चे के ऊपर थोड़ा सा अपने पंखों से हवा भी करता है, ठीक है। अब ये करके है सोलो को बहुत अच्छा लगता है, बोलता है यार बाहर ठंडे में एकदम से मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है, गर्म सा लग रहा है। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है क्योंकि तुमने किसी की हेल्प करी है, इसलिए यू आर फीलिंग अ बिट वार्म राइट नाउ। तो अगली मॉर्निंग जो है, जो सोलो होता है वो उसे गुड बाय कहने आता है कि भाई देखो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ जब। तो हैप्पी प्रिंस उसे दोबारा से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज 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 ट्राई टू स्टे वन मोर डे।
तो भाई सोलो बोलता है तुम क्या बात करो, मुझे इजिप्ट निकलना है। पर वो जब ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो बोलता है कि ठीक, आज रात को भी मैं रुक जाऊंगा। तो रात को हैप्पी प्रिंस उसे बताता है कि देखो मुझे एक यंग प्ले राइट दिख रहा है, जैसे एक प्ले लिखना है फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, बट क्योंकि इतनी ठंड है और उसके पास लकड़ी नहीं है अपने आप को गर्म करने के लिए, ही इज वेरी पुअर, तो उसकी वजह से वो लिख नहीं पा रहा है। तो हैप्पी स्वॉलो, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मेरी आंखों से सफायर निकालो और इस प्ले राइट को दे आओ, प्ले राइट बेसिकली राइटर को दे आओ। ठीक है, तो बर्ड बोलते तुम क्या बात कर रहे हो, आई यू टॉकिंग अबाउट। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है ऑर्डरिंग यू, जस्ट डू एज आई से। तो वो जाता है बड़े प्यार से, सफायर जो है प्ले राइट के पास रख देता है। प्ले राइट को लगता है कि उसके किसी फैन ने वो सफायर उसके लिए भेजा है, उसका काम रिकॉग्नाइज होने लग गया है। अगली रात को दोबारा से वो वर्ड को बोलता है कि प्लीज यहाँ पे रुको। अब इस बार उसे एक मैच गर्ल दिखाई देती है। ठीक है, उसके पैरों में जूते नहीं है, जुराबी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, और उसकी सारी की सारी मैचेस जो हैं गटर में गिर गई हैं। तो वो उसे बोलता है कि उसके पापा उसे बहुत मानेंगे अगर वो घर बिना पैसे लेके जाती है। तो वो बोलता है स्वॉलो तुम मेरी दूसरी आंख जो है, सेकंड सफायर है, ये भी निकालो और ये उस मैच गर्ल को दिया। तो दोबारा से स्वॉलो बोलता है कि अगर मैंने ये निकाल दिया तो उसके बाद तुम अंधे हो जाओगे, व्हाट आर यू सेइंग। बोलता है नहीं नहीं प्लीज डू इट। तो स्वॉलो वही करता है, वो उस पुअर मैच गर्ल को सफायर दे देता है। वो पुअर मैच गर्ल जो है खुश होकर घर चली जाती है। बट अब हैप्पी प्रिंस जो था वो अंधा हो चुका था और धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी। डिस्पाइट दैट फैक्ट, ठीक है, जो बर्ड है वो एक अटैचमेंट डेवलप कर लेता है स्टैचू के साथ। वो बोलता है कि अब चाहे जो हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊंगा, बिकॉज यू हैव नाउ बिकम ब्लाइंड, मैं अब तुम्हारे पास ही यहाँ पर रहूंगा। अब इसके बाद जो है बर्ड जो है वो हैप्पी प्रिंस की आईज की तरह काम करता है, जहां पे हर रोज वो जाता था और पूरे के पूरे राज्य में देखता था कि लोगों की कंडीशन क्या है, किसके पास क्या क्या दुख है। सो ही कुड सी कि जो रिच लोग हैं वो तो बहुत ज्यादा खुश है, बट जो पुअर लोग हैं वो बहुत ज्यादा मिजरी में है, वो बहुत परेशान है। तो हैप्पी प्रिंस उसे बोलता है कि देखो मेरे सारे के सारे सफायर्स रूबी जा चुके हैं, बट मेरी जो ये बॉडी है उस पर अभी भी गोल्ड लगा हुआ है। तुम गोल्ड के छोटे छोटे जो है टुकड़े उठाओ और वो सारे के सारे गरीब लोगों में बांट दो, ताकि वो लोग अच्छे से रह सके। तो जो हमारा स्वॉलो है वो वही चीज करता है, धीरे धीरे पूरे के पूरे राज्य में खुशहाली फैल जाती है। अब जो प्रिंस था उसकी सारी गोल्ड की कवरिंग भी चली गई है, तो वो बहुत ही डल और ग्रे दिखने लग गया था, बिकॉज वो अंदर से लेड का बना हुआ था, उसका दिल भी लेड का था। अब स्वॉलो जो है धीरे धीरे ठंड नहीं सह पा रहा था एंड उसे पता था कि अब उसकी डेथ आने वाली है। तो अपने मरने से पहले वो प्रिंस को बोलता है कि प्रिंस ठीक है, आई वॉन्ट टू किस योर हैंड, कैन आई डू इट। तो प्रिंस बोलता है अरे अरे तुम इजिप्ट जा रहे हो क्या, पर तुम मुझे हाथ पे नहीं मेरे लिप्स पे किस करो, ठीक है, बिकॉज आई लव यू अलॉट। तो बर्ड बोलता है कि मैं जो हूं मर रहा हूं, मैं कहीं इजिप्ट नहीं जा रहा हूं, एंड वो उसके लिप्स पे किस करता है एंड ही जस्ट फॉल्स डाउन एंड ही डाइज। जैसी उसकी डेथ होती है वैसे ही स्टैचू जो है उसके अंदर से कुछ क्रैक होने की साउंड आती है, जैसे कि उसका दिल, लेड का दिल जो था वो टूट गया हो। अब इसके बाद अगले दिन जो है वहां पर जो है मिनिस्टर और उसके कुछ लोग आते हैं। ठीक है, जो वहां पर जो लोग हैं वो देखते हैं कि अरे अरे स्टैचू कितना गंदा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बर्ड भी मरी हुई है। तो वो लोग क्या करते हैं, बर्ड को फेंक देते हैं और स्टैचू को बोलते हैं इसे फर्नेस में मेल्ट कर दो। पर जब वो मेल्ट भी करते हैं तब भी जो उसका लेड का हार्ट होता है वो गलता नहीं है। हमें पता चल रहा है कि मतलब ऑल्दो इट इज मेड ऑफ लेड, वो इमोशन, वो अफेक्शन अपने बर्ड के लिए इतना ज्यादा था कि वो चीज जो है उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रखी थी। फिर इस पॉइंट पे स्टोरी एंड कर जाती है। बट फिर भगवान जी जो हैं वो अपने एंजल्स को एक दिन अर्थ पे भेजते हैं कि मुझे दुनिया की सबसे दो खूबसूरत चीजें लाके दो। तो वो स्वॉलो और उस ब्रोकन हार्ट को लेकर आते हैं, जो उनके लिए सबसे ज्यादा प्रेशियस थिंग्स थी, और उसे फिर वो अपने गार्डन ऑफ ईडन में रखते हैं, बिकॉज दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स। तो वहां पे जो है फिर वो स्वॉलो जो है उनके लिए रोज पैराडाइज में गाता था, एंड दैट्स वेयर द स्टोरी इज। सो इट्स ऑल अबाउट जेनरोसिटी एंड काइंडनेस। ठीक है, कि आपको लोगों के साथ काइंड होना चाहिए, जेनरस होना चाहिए। ठीक है, एक सेल्फलेस जो नेचर है लोगों का वो चला गया है। यू शुड हेल्प पीपल सेल्फलेसली आउट देयर। तो अगर हम कैरेक्टर स्केच की बात करें तो हैप्पी प्रिंस जो है वो स्टैचू है जो कि सिटी के ऊपर लोकेटेड है, मजेस्टिक, यानी इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ग्रैंड टू लुक एट, जिसके ऊपर सारी की सारी पता है थिन लीव्स लगी हुई हैं गोल्ड की। उसकी आंखों में दो ब्राइट सफायर्स हैं, एक रूबी है जो उसके स्वॉर्ड हिल्ट, यानी कि जो उसका हैंडल है स्वॉर्ड का, दिस इज कॉल्ड हिल्ट, तो उस पे लोकेटेड है।
ओके, नेक्स्ट वो जो है हैप्पी प्रिंस लोगों की हार्डशिप्स देख सकता है, ठीक है, कि लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है, वो अपना सब कुछ जो है लोगों को दे देता है थ्रू द मीन्स ऑफ स्वॉलो, और उसका दिल टूटता है जब स्वॉलो की डेथ होती है, तो बहुत ज्यादा इमोशनल था, एंड देन ही इज टेकन टू हेवन बिकॉज उसने बहुत अच्छे काम करे थे, उसका दिल बहुत साफ था। स्वॉलो जो था वो एक केयर फ्री बर्ड था जो इजिप्ट जा रहा था अपने दोस्तों से मिलने, और वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू देखकर एक रात का वहां पे ब्रेक लेने का डिसाइड करता है, और फाइनली हैप्पी प्रिंस के साथ हेल्प करता है उसके रूबी स्टोन, सफायर स्टोन्स और गोल्ड लीव्स को सबको डिस्ट्रीब्यूट करने में। फिर वो हैप्पी प्रिंस के साथ ही रहता है बिकॉज उसका उसके साथ अटैचमेंट डेवलप हो जाता है, एंड हैप्पी प्रिंस की ही फीट पर उसकी डेथ भी होती है, और उसकी डेथ के बाद उसे भी हेवन ले जाया जाता है बिकॉज उसने भी बहुत ही सेल्फलेसली लोगों की हेल्प करी थी। And that's where this chapter also ends, guys. So now it's time for last leaf. Now this is also a very sweet story, ठीक है, about two friends. इसके अंदर हमें फ्रेंडशिप एक्सप्लोर करने को मिलेगी, ठीक है, इसके अंदर भी हमें दिखेगा कि लोग जो होते हैं सेल्फलेसली कैसे किस किस की हेल्प करते हैं। तो लास्ट लीफ में क्या होता है, दो लड़कियां हैं सू और जॉन्सी नाम की, एंड दे बोथ आर आर्टिस्ट। वो एक साथ एक स्मॉल फ्लैट पे रहती हैं, और उनका फ्लैट जो है थर्ड स्टोरी पे है, थर्ड फ्लोर पे है, एक ओल्ड बिल्डिंग के। अब उसकी जो फ्रेंड थी जॉन्सी, वो उसे न्यूमोनिया हो जाता है नवंबर के टाइम पे, एंड शी वाज वेरी इल, वेरी इल। तो सू जो है उसकी दोस्त डॉक्टर को लेकर आती है ताकि वो उसका चेकअप कर सके। जो डॉक्टर हैं वो जॉन्सी सू को बताते हैं कि जॉन्सी जो है उसके अंदर मरने की इच्छा आ गई है, वो जीना ही नहीं चाहती है। तो अगर उसके अंदर एक विल टू लिव नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है, तो उसके ऊपर मेडिसिन भी काम नहीं करेंगी। सिंस सू लव्ड जॉन्सी अ लॉट, ये सुनकर उसको बहुत दुख होता है। सू जो है बहुत कोशिश करती है ताकि जॉन्सी का चीजों में इंटरेस्ट है, वो उसको क्लोथ्स फैशन के बारे में बताती है, अपना ड्राइंग बोर्ड वहां ले आती है ताकि उसे अकेला फील ना हो, वहां पे पेंट करती है, वो अपनी पेंटिंग के टाइम पे विसल करती है ताकि उसे थोड़ा सा अच्छा लगे। बट जॉन्सी पे इन सब चीजों का कोई असर नहीं होता है। जॉन्सी की एक तक नजर बाहर एक आईवी क्रीपर बेसिकली एक तरीके की आपकी बेल है, ठीक है, वो उस बेल पर ही अटकी होती है, और उसमें वो लीव्स काउंट कर रही होती है, तो उसमें दिखता है कि अभी सिर्फ 12 लीव्स हैं। तो जॉन्सी बताती है सू को कि भाई देखो ये जो आईवी क्रीपर है ना, इसकी जो ये सारी लीव्स है ना, जब ये सब गिर जाएंगी, आई एम प्रिटी श्योर उस टाइम पे मेरी भी डेथ हो जाएगी। इससे इंस्पायर्ड पता है एक बॉलीवुड मूवी है जो मैंने बहुत रिसेंटली इसी की वजह से देखी थी, दैट वाज लुटेरा। इफ यू गाइस कैन वॉच इट प्लीज डू, इट्स ऑन Jio Cinema, it's for free of cost, you guys can watch it. It was also very nice movie. वो लास्ट लीव से ही इंस्पायर्ड स्टोरी है उसकी, ठीक है। तो जॉन्सी को बेसिकली लगता है कि जब उस क्रीपर की आखिरी लीव गिरेगी तो मेरी भी डेथ हो जाएगी। तो सू से बोलती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जॉन्सी, यू नीड टू बेसिकली हैव सम विल टू लिव, थोड़ा सा खुद तो लड़ने की कोशिश करो। और ये सुनकर वो वहां से जाती है। तो उन्हीं की बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे भैरमान रहता था जो एक ओल्ड पेंटर है, ठीक है, और उसका एक ड्रीम था कि वो अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस बना पाए। तो सू जो है बहरमान को सब कुछ बताती है कि जॉन्सी को ऐसा लगता है कि उस आईवी क्रीपर से उसकी जान अटकी हुई है, और जब वो लीव गिरेगी तो उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो बहरमान बोलता है क्या बकवास कर रही है लड़की। तो ये दोनों के दोनों जॉन्सी के रूम में जाते हैं, बट वो वहां पर सो रही थी। उनकी नजर पड़ती है कि बाहर जो आईवी क्रीपर है उसके ऊपर सिर्फ एक लीफ पर बची है, और मौसम इतना खराब होने वाला है कि उन्हें डर था कि अब शायद ये आखिरी लीफ भी किसी भी टाइम गिर जाएगी। अब अगले दिन पूरी रात जो है अच्छा खासा बारिश और तूफान चलती है, और अगले दिन जॉन्सी जब उठती है तो उस आईवी क्रीपर पे देखती है कि अभी भी आखिरी लीफ है, और वो ग्रीन है और वो काफी हेल्दी है। जॉन्सी की नजर हर घंटे उसी लीफ पर थी, और वो शाम को बहुत सारे स्टॉर्म में भी, बहुत सारी हवा के दौरान भी जब नहीं गिरती, तो जॉन्सी की विल टू लिव दोबारा से जागती। उसे रियलाइज होता है कि वो कितनी ज्यादा विकेड यानी कितनी ज्यादा बुरी थी, बिकॉज उसने अपनी वजह से अपनी दोस्त को भी दुख दे रखा था, उसके फेथ की वजह से कि अगर ये पत्ती गिर गई तो मेरी भी डेथ हो जाएगी। तो फिर जॉन्सी को रियलाइज होता है कि अगर ये पत्ती हार मानने को तैयार नहीं है तो मैं क्यों इतनी जल्दी हार मान रही हूं। उसके वजह से समझ में आ जाता है कि इस लीव का रहना उसके लिए एक साइन है कि वो भी अपनी जिंदगी पे इतनी जल्दी गिव अप ना करे। फिर जॉन्सी जो है सू से माफी भी मांगती है और धीरे धीरे अपनी इलनेस से रिकवर करना स्टार्ट कर देती है, अपनी मेडिसिन वगैरह भी लेती है। अगले दिन सू जो है जॉन्सी को भैरमान के बारे में बताती है कि वो 2 दिन से बहुत बीमार था और उसकी डेथ हो गई। अपेरेंटली गार्ड को वो अपनी बेड पर मिला, उसके कपड़े वगैरह सब गीले थे, और उसके
बाहर जो है एक उसके पेंट्स वगैरह पड़े हुए थे, उन्हें सीढ़ी भी मिलती है। तो जो बाहर हमें वो लीफ दिखाई दे रही है, इट वॉज बेसिकली द लास्ट लीफ दैट वॉज पेंटेड बाय मेहरमान ऑन द सेम नाइट जिस रात स्टॉर्म आया था, जिसकी वजह से उसे न्यूमोनिया हुआ, वो मर गया। और वो लास्ट लीफ जो था वो उसका मास्टर पीस है, बिकॉज उसकी वजह से किसी की जान बची थी। एंड दैट्स वेयर द स्टोरी एंड्स गाइस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टर स्केचेस, तो बेहरमान जो है वो एक 60 इयर्स ओल्ड पेंटर है। उसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम है कि वो एक मास्टरपीस बनाए, ठीक है। वो एक प्लान बनाता है जॉन्सी को सेव करने के लिए, यानी वो एक बहुत ही हेल्पफुल बंदा है, कंपैशनेट है, लोगों के बारे में सोचता है। वो एक स्टॉर्मी नाइट में, एक तूफान भरी रात में बाहर निकलता है सर्दियों में, ताकि वो पिक्चर बना सके उस लीफ की। उसकी एंड में न्यूमोनिया की वजह से डेथ होती है, बिकॉज उस तूफानी रात में पूरे टाइम बाहर था। नाउ इफ यू टॉक अबाउट जॉन्सी, वो एक यंग आर्टिस्ट है जो अपनी फ्रेंड के साथ रहती है। उसका दिल बहुत कमजोर है, वीक हार्टेड है, वो बहुत जल्दी हार मान जाती है। बहुत ज्यादा बीमार होकर उसे न्यूमोनिया हो जाता है। उसके दिमाग में एक आइडिया था कि आईवी क्रीपर पर अटकी हुई आखिरी लीफ जब गिरेगी तो उसकी भी उसी के साथ डेथ हो जाएगी। और उसे अपनी विल टू लिव कब वापस मिलती है, जब वो लास्ट लीफ नहीं गिरती है, जिसकी वजह से अपना फुलिश एटीट्यूड रियलाइज करती है। बट उसी की वजह से बेहरमान की भी लास्ट में डेथ हो जाती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सू, वो भी एक यंग आर्टिस्ट है जो जॉन्सी के साथ रहती है। जॉन्सी की सच्ची दोस्त है। वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो जॉन्सी को बेटर फील कराए, डॉक्टर को बुलाती है, उसे मेडिसिन देती है, उसके लिए सूप बनाती है, उसको कंपनी करती है, और वो बेहरमान से लास्ट में हेल्प भी मांगती है ताकि वो अपनी दोस्त को ठीक सके। तो शी वॉज अ ग्रेट फ्रेंड फॉर जॉन्सी। Moving on, guys. We are on to the second last chapter now, which is A House is Not a Home. It is also very beautiful story. बस हमारे पास अब 2 chapters बचे हैं। So हमारे को कितना टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते? I don't even realize it. Okay, it's almost been an hour. We need another 15 minutes और उसके बाद हम House is Not a Home और दूसरा जो है हमारा बेगर के साथ भी फिनिश कर जाएंगे। सो अ हाउस इज नॉट अ होम में बेसिकली क्या है, ये एक स्टोरी है जो कि एक हाउस और होम के बीच का डिफरेंस बताती है। कि एक हाउस जो है वो तो एक बिल्डिंग है जिसके अंदर दीवारें हैं, घर, लोग रहते हैं। बट एक होम एक ऐसी जगह होती है जहां पे फैमिली साथ में रहती है, उनके बीच में एक लव और वननेस का बॉन्ड होता है। तो जहां पर प्यार है लोगों के बीच में, दैट इज अ होम। A big, building is not a home. It is just a house for people to live in. तो ये कहानी जो है एक छोटे से टीनेजर जैन के आसपास रिवॉल्व करती है, जो कि अपना पुराना स्कूल छोड़ के एक नए स्कूल में उसका एडमिशन हुआ था। और जब से वो नए हाई स्कूल में गया था कि उसके पुराने दोस्त, उसके पुराने टीचर सब छूट गए थे, तो उसको नए स्कूल में एडजस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। उसके वहां पे कोई दोस्त नहीं थे, तो बार बार अपने पुराने स्कूल जाता था, अपने टीचर्स वगैरह को विजिट करता था, ठीक है। वहां पे वो सीनियर था, उसको सब लोग वहां पे जानते थे। तो सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते थे कि तुम धीरे धीरे वहां भी एडजस्ट हो जाओगे, बट उसे बहुत लोनली फील होता था। अब एक संडे आफ्टरनून की बात थी जब उसके घर में आग लग जाती है। आग लगने के बाद क्या होता है, पूरा घर राख हो जाता है। बस कुछ पेपर्स और फोटोज उसके फादर की उसकी मॉम बचा पाती हैं, अदरवाइज दे लॉस्ट एवरीथिंग, इंक्लूडिंग द कैट दैट ही लव्ड सो मच, जिसे उसने बचपन में बचाया था, उससे वो बहुत अटैच था। वो कैट भी उसे नहीं मिलती। अब ये होने के बाद तो उसका और ज्यादा मोरल टूट जाता है। अब उनके पास कहीं रहने की जगह नहीं है, पैसे नहीं, कुछ नहीं है। वो अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के साथ रहते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जैन जो है, ठीक है, उसके पास एक पेयर ऑफ शूज भी नहीं है, उसकी कैट भी नहीं है। स्टिल उसकी मम्मी से बोलती है कि नहीं बेटा, स्कूल तो तुम्हें जाना पड़ेगा, ताकि वो डिस्ट्रैक्टेड रहे, बार बार इसी चीज के बारे में ना सोचता रहे। उसकी मम्मी से जबरदस्ती स्कूल भेजती। जैन बड़ा ही डिप्रेस था, वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, बट स्टिल जाता है। स्कूल में उसे अब और ज्यादा ना सैडनेस फील होती है, उसे और ज्यादा ना फील होता है कि वो और थोड़ा सा ना ऐसा हो गया कि लोग जो है उसे अब अलग तरीके से देख रहे हैं, बिकॉज पहले ही वो एडजस्ट नहीं कर रहा था, अब तो वो बंदा है जिसका घर भी जल गया है। सो ही वाज बेसिकली अ वियर्डो अमंग एवरीवन एल्स, ठीक है। उसे ऐसा करता है, उसे घर के साथ साथ उसे अपनी लाइफ भी रीबिल्ड करनी है। उन्हें नया घर, क्लोथ्स, बुक्स, सबकी जरूरत है। कुछ दिनों बाद जैन को रियलाइज होता है कि उसके फ्रेंड्स उसके साथ थोड़ा अलग सा बिहेव कर रहे हैं। उसकी पीटी की क्लास थी, और जैसे ही वो वहां एंटर करता है, वो क्या देखता है कि एक टेबल है, और टेबल के ऊपर बुक्स, स्टेशनरी आइटम, क्लोथ्स, सब कुछ है, everything that he basically needed
टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। और ये सब कुछ उसके क्लासमेट्स ने उसके लिए करा है। वो जैन की हेल्प करते हैं, उससे बातचीत करते हैं। वो लोग जो उससे कभी बात भी नहीं करते थे, आज सब लोग उससे बात करने आते हैं। उस दिन जैन के बहुत सारे दोस्त भी बनते हैं एंड जैन वाज बेसिकली वेरी हैप्पी। धीरे धीरे वो डिप्रेशन से भी बाहर निकल जाता है। उसे रियलाइज होता है उसकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। कुछ टाइम बाद उसका घर जो होता है वो दोबारा रीबिल्ड हो रहा होता है। तो उस टाइम बस ऐसा लगता है उसका घर नहीं, जैसे उसकी फैमिली भी रीबिल्ड हो रही है। और इस बार वो अकेला नहीं था, उसके आसपास उसके फ्रेंड्स वगैरह भी थे। और सबसे बढ़िया बात उसके लिए तब होती है जब उस टाइम पे उसकी कैट भी वापस आ जाती है। एक काइंड वुमन उसे लेकर आती है, वो बताती है बिल्ली जो है फायर से डरकर उसके पास आ गई थी भागकर। ठीक है, उसके कॉलर पे नंबर था बट नंबर रीच नहीं कर पाई क्योंकि फोन भी जल गया था। बट समहाउ शी फाउंड द एड्रेस। एंड जैन जो है उसे अब लगता है कि उसकी लाइफ जैसे फुल है। It is basically not about material possessions that he has, but it is about the people that he has around him, the love and affection that he is shown by his loved ones. और उसके पास अब वो सब कुछ था। And he felt fulfilled inside. He felt that now he has a home. He doesn't have a house. He has a home now. And at this point, the story ends. Now, if we talk about the character sketch, guys, तो जैन जो है एक बड़ा ब्राइट बच्चा है, लविंग है, अफेक्शनेट है, थोड़ा इमोशनल सा है, सेंसिटिव है, चीजों से अटैच हो जाता है। पुराने टीचर्स और क्लास फेलोज में काफी पॉपुलर था और उसे एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जब वो नए स्कूल भी जाता है तो वहां पे भी उसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एडजस्ट करने में। उसे बड़ा अकेला सा फील होता है, स्पेशली जब उसका पूरा घर जल जाता है। वो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है और अपने नेबर्स को बाहर बुला लेता है ताकि वो फायर ब्रिगेड को कॉल कर सके। ठीक है, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब उसकी कैट मिसिंग होती है। उसका कैट से बहुत अटैचमेंट था। ठीक है, धीरे धीरे उसका पर्सपेक्टिव बदलता है। ठीक है, लोगों की तरफ, अपनी लाइफ की तरफ। ठीक है, जब उससे वो अच्छे से बिहेव करते हैं एंड वो बहुत ग्रेटफुल फील करता है एट द एंड, क्योंकि उसके पास उसके फ्रेंड्स हैं, उसकी फैमिली है, उसकी कैट है। ऑलराइट, नाउ इफ यू टॉक अबाउट जैन्स मदर, तो शी वाज अ वेरी ब्रेव वुमन जो अपनी पूरी लाइफ को बहुत ही ग्रेट यानी कि एक डिटर्मिनेशन के साथ फेस करती हैं। उसके फादर की भी डेथ हो रखी है। ठीक है, उनका घर भी जल गया बट वो कभी हार नहीं मानती। वो जैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगल हैंडेडली फेस करती हैं और फोटोज, लेटर्स बहुत ही हीरोइकली अपने घर से बचाती। घर में आग लगी है तब भी वो सब कुछ लेने वापस जाती हैं। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पेरेंट है, अपने बच्चे का ख्याल रखती हैं। उसे जबरदस्ती स्कूल भेजती हैं ताकि वो डिस्ट्रैक्टेड रहे, उसका इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान ना जाए। तो उनके अंदर लव, कंपैशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी क्वालिटीज हैं दैट वी सी इन हर एज अ वुमन एज वेल। शी वाज वेरी इंडिपेंडेंट। Alright, so now guys, we are on to the last chapter of the day, which is the beggar, which I'm pretty sure जो कि आप सबके सिलेबस में आ रहा होगा because it would be a new chapter, last chapter है। ठीक है, इसमें से भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत आराम से बनते हैं। तो भाई अगर हम बेगर की बात करें तो थीम जो है वो एक अल्कोहलिक के आसपास चलता है कि कैसे उसकी धीरे धीरे लाइफ बदलती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ समवंस कंपैशन एंड सेल्फलेसनेस, कि लोग उसकी तरफ जब काइंडनेस, सेल्फलेसनेस, कंपैशन दिखाते हैं तो वो एक अल्कोहल को भी एक अच्छे और रिस्पॉन्सिबल पर्सन में बदल देते हैं। तो जो ये अल्कोहल है इसका नाम है लश्कोव। पूरी की पूरी रशियन स्टोरी है ये। और लश्कोव जो है वो क्या करता था, आसपास कुछ नहीं करता था, लोगों से बेग करता था, लोगों को अलग अलग कहानियां सुनाता था। कभी बोलता था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसे एक्सपेल कर दिया गया, कभी बोलता था मैं एक स्कूल टीचर था जिसके खिलाफ बहुत सारे रूमर्स फैलाए गए, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। ठीक है, और ऐसा करते करते उसे एक दिन एक एडवोकेट मिलता है जिसका नाम था सरगय। और सरगय उसे ना जब मिलता है तो उसे पहचान लेता है कि अरे अरे अरे, आज तो तुम मुझे स्कूल टीचर वाली कहानी बता रहे हो बट उस दिन तो तुम मुझे स्टूडेंट वाली कहानी बता रहे थे, तुम लोगों को लूटते हो। एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। इसके बाद लश्कोव कन्फेस करता है कि वो एक्चुअली रशियन कॉयर में काम करता था जहां से उसके अल्कोहलिज्म की वजह से उसे निकाल दिया गया था। तो सरगय बोलता है देखो, पैसे चाहिए ना, जॉब करो, मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर करूंगा अपने घर पे और तब तुम्हें पैसे दूंगा। तो इनिशियली तो लश्कोव मान जाता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं तो अच्छे से काम करूंगा। बट ही वाज एन अल्कोहलिक, ही वाज वीक, वो कहां से काम करता। तो सरगय उसे अपने घर लेके जाता है और बोलता है दैट यू हैव टू चॉप वुड्स फॉर मी, और इसके बदले में तुम्हें 1 रूबल दूंगा। ठीक है, तो अपनी सर्वेंट ओल्गा को बुलाता है और बोलता है कि जरा इसे दिखाओ कि वुड्स वगैरह कहां पर चॉप करनी है। लश्कोव बहुत वीक था, उसे कुछ काम नहीं हुआ। ओल्गा को जब वो दिखाई देता है कि वो तो वुड भी चॉप नहीं कर पा रहा तो उसे गालियां देती है।
उसको डांटती है, रिब्यूक करती है, बट उसके लिए बहुत ज्यादा सिंपैथी भी दिखाती है कि तू ऐसा क्यों है, तू ऐसा क्यों करता है। कुछ देर बाद सर्गेई जो है वो लश्कोव से पूछता है कि भाई सारा काम हो गया। लश्कोव बोलता है हाँ हो गया, उसे 1 रूबल देता है और वोल्गा को बोलता है कि हर महीने यहाँ पे आ सकता है और उसके लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढा भी जाएगा। तो कुछ टाइम तक यही साइकिल चलती रहती है, उसे कुछ ना कुछ काम दिया जाता था, वो उसको 1 रूबल मिलता था, ओल्गा उसे डांटती थी, फटकारती थी। तो एक बार सर्गेई जो है लश्कोव की हेल्प मांगता है कि मुझे घर शिफ्ट करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब इस बार जब लश्कोव शो ऑफ करता है तो उसने पी नहीं रखी होती, बट स्टिल ही वाज वेरी वीक एंड अनहेल्दी। ठीक है, वहां पर भी वो कुछ काम वाम ज्यादा करता नहीं है, बट घर शिफ्ट होने के बाद सर्गेई को लगता है कि देखो थोड़ा बहुत तो सुधर गया, अल्कोहल छोड़ दिया, इससे हार्ड वर्क हो नहीं सकता, इसकी बॉडी अलाउ नहीं करती। वो उसे बोलता है कि तुम मेरे फ्रेंड के पास जाओ, ये लेटर पकड़ाना, वो तुम्हें एक इजी जॉब देगा, कॉपिंग की जॉब देगा। तो वहां से निकल जाता है लश्कोव और उसके बाद 2 सालों तक वो कहीं दिखाई नहीं देता। ठीक है, धीरे धीरे उसे एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब भी मिल जाती है और एक दिन 2 सालों बाद सर्गेई को लश्कोव एक थिएटर में मिलता है टिकट लेते हुए। तो उसे पहचान लेता है, अरे अरे तुम वही हो, अरे देखो मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प करी थी। सर्गेई बहुत ही करता है कि मेरी वजह से तुम आज कैसे बन गए। तो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सर। वो बहुत ही वेल ड्रेस था, हेल्दियर लग रहा था, अब वो नोटरी बन गया था। नोटरी होता है बेसिकली जो आपके ऑफिशियल पेपर्स वगैरह बनाता है। ठीक है, और अब वो 35 रूबल्स अ मंथ भी कमाता था। तो लश्कोव जो है थैंक यू बोलता है सर्गेई को कि आपके काइंड वर्ड्स थे, ठीक है, आपने मेरे को एक रास्ता दिखाया, बट लेट मी टेल यू सर, इट वाज नॉट यू हु चेंज्ड माय लाइफ। तो वो सर्गेई बोलता है अरे मैं नहीं तो और कौन। तो वो बोलता है कि इट वाज ओल्गा जिसने उसे एक्चुअली सही रास्ता दिखाया, कि ओल्गा जो है वो मेरे लिए सारी वुड्स चॉप करती थी, मैंने कभी नहीं करी। ओल्गा मुझे गालियां देती थी, मेरे लिए आंसू निकाल रोती थी, मेरे साथ सिंपथाइज करती थी। मुझे नहीं पता उसने क्या करा, बट उसने उन आंसुओं से और डांट से और गालियों से मेरे अंदर कुछ हिल गया और उसकी वजह से मैं बदल गया। और देखो आज मैं ऐसा आपके सामने खड़ा हूं। तो बोलता है कि मैं ओल्गा को बेसिकली कभी नहीं भूल पाऊंगा, उसकी वजह से उसने ड्रिंकिंग छोड़ दी। और लश्कोव जो है सर्गेई और ओल्गा दोनों के लिए ही अपना एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है, उसे गुड बाय बोलकर अपने काम पर निकल जाता है। दैट्स वेयर द स्टोरी एंड्स गाइस। सो अब कैरेक्टर स्केच की बात करी जाए, सबसे पहले लश्कोव जो है वो एक प्रिटेंशियस और लाइंग बेगर है। लोगों को झूठ बोल बोलकर उनसे पैसे मांगता है, वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपाता है एंड ब्लेटेंटली यानी बड़ी ही हिम्मत से ओपनली झूठ बोलता है। ठीक है, ताकि लोग उसके साथ सिंपैथी दिखाएं, उसे कुछ पैसे वैसे दें। और कभी बोलता है कि मैं स्कूल मास्टर था, कभी बोलता है कि मैं एक स्टूडेंट था। उसके कपड़े भी फटे हुए थे, अनटाइडी से थे, उसके अंदर ना इमोशनल ना फिजिकल स्ट्रेंथ थी। क्यों? क्योंकि सब उसे अल्कोहल की इतनी ज्यादा एडिक्शन थी। ठीक है, वो अपनी डिग्निटी अपनी रिस्पेक्ट को भूल चुका था, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ चुका था ताकि वो ड्रिंक कर सके। अब उसके अंदर जो है कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज नहीं थी। ठीक है, ना वो अपनी शेम थी, ना अपनी प्राइड थी, कुछ नहीं था। ठीक है, वो बहुत ही बेशरम हो चुका था। ठीक है, वो सारी ओल्गा से स्कोल्डिंग भी सहता था क्योंकि उसे पता था कि एट द एंड ऑफ द डे वो गलत है। और इवेंचुअली वो एक बेटर पर्सनैलिटी में बदल जाता है जिसके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक ऑनेस्ट सैलरी कमाने लगता है। ओल्गा की बात करें तो वो जेंटल और केयरिंग कुक है। ठीक है, सर्गेई के यहाँ पे काम करती है। ठीक है, वो बाहर से तो बहुत टफ और रूड लगती है बट अंदर से बहुत ही काइंड हार्टेड है। ठीक है, वो एक मदरली अफेक्शन दिखाती है लश्कोव की तरफ, एक माँ जैसे दिखाती है, प्यार, डांटती है, फटकारती है। ठीक है, उसे लश्कोव के ऊपर बहुत ही दया आती है, उसको लश्कोव को क्रिटिसाइज करती है, उसको गालियां देती है, पर किसी तरीके से उसे इम्प्रूव कर देती है और लश्कोव को रियलाइज करा देती है कि भाई उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या क्वालिटीज है जिसकी वजह से अभी भी वो अपनी जिंदगी को सुधार सकता है। सर्गेई की बात करें कि वो एक एडवोकेट है, बेसिकली एक लॉयर है। ठीक है, जब उसे लश्कोव मिलता है, ठीक है, भीख मांगता हुआ, ठीक है, तो वो लश्कोव को एकदम से कैच कर लेता है कि तू झूठ बोल रहा है, तुमने तो कुछ और कहानी बताई थी। तो बहुत ही ऑब्जर्वेंट था, चीजों को बहुत आराम से ऑब्जर्व करता था। लश्कोव को ऑफर करता है काम, ठीक है, हेल्पफुल था। वो चाहता था कि वो एक डिग्निफाइड एक सही जिंदगी जिए। वुड शॉप करने के लिए उसे ½ रूबल देता है, अच्छा नॉट 1 रूबल, ½ रूबल देता है। ठीक है, उसे लगता है कि लोग चेंज हो सकते हैं अगर वो हार्ड वर्क करें। ठीक है, एंड अगर हम बस उनकी तरफ सिंपैथी दिखा के उनकी हेल्प ना करें, बट अगर उन्हें एक स्ट्रिक्ट तरीके से सही रास्ता दिखाए तो वो चेंज हो सकते हैं, जो कि लश्कोव होता भी है। उसको एडवाइस करता है हार्ड वर्क करने के लिए, ड्रिंक करने से मना करता है, उसके लिए सारा काम का जरिया ही वो ही निकालता है। सो ही वाज बेसिकली द रे ऑफ सनशाइन, रे ऑफ होप फॉर हिम, फॉर लश्कोव, एंड सो वाज ओल्गा एज वेल। ऑलराइट, सो
नेक्स्ट वो लश्कोफ के लिए एक अच्छा डिसेंट काम भी ढूंढता है और 2 साल मिलने के बाद बहुत अपने आप पे प्राउड फील करता है कि देखो मैंने तो कितना अच्छा काम किया। तो वो सेल्फलेस नहीं था, जैसे कि ओल्गा थी। ओल्गा उसके लिए सारा काम भी करती थी, उसको डांटती भी थी, बट सरगाई में एक चीज थी कि वो सेल्फलेस नहीं था। And that's it. That's where our entire 30 days challenge ends. Oh my God, we have covered so much. We have done so much in such a short span of time. And I'm pretty sure कि जिस जिसने ये 30 days challenge पूरा देखा है ना, उन्हें पूरा लिटरेचर अच्छे से समझ में आ गया होगा. So guys, that's it on my end. Now this is our Telegram channel. Please join our community over here as well for PDFs, for reminders and BTS of such amazing sessions. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, guys, if you enjoyed this video, found it helpful, make sure to hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. Bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.